हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लर्नर्स के पीएचडी को लेकर जितने भी डाउट हैं उनको आंसर करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी श्री को, जिन्होंने मुझे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और इस वीडियो को बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो आइए देखते हैं आप लोगों के सवाल क्या क्या हैं। तो लेकर ये जो सवाल है वो किसी पर्टिकुलर लर्नर के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे ऐसे ही सवाल मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सवाल पूछते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए, जो आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको एक वीडियो में कवर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो डाउट है वो यही है कि अच्छा, ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर इग्नू पीएचडी को लेकर नहीं है, ठीक है। इसमें सारी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उसको कवर किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल इग्नू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म इग्नू के आउट हुए हैं और जामिया के भी फॉर्म आउट हुए हैं। तो दोनों में एक जो समस्या आ रही है वो यही कि जो जामिया का जो प्रॉस्पेक्टस है वो अवेलेबल नहीं कराया गया है, ठीक है। तो इस वजह से किसी को सीट नहीं मालूम है और किस किस सब्जेक्ट में सीट आई है ये भी नहीं पता है। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी फैकल्टी को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी स्टूडेंट को वहाँ पे कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल इग्नू पीएचडी को लेकर है कि स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्म इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएचडी इग्नू से करना वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि इग्नू को लेकर जितने भी मिथ हैं वो सिर्फ इसके यूजी और पीजी कोर्सेज़ को लेकर है, क्योंकि यूजी और पीजी जो है वो डिस्टेंस मोड में होता है, लेकिन जो पीएचडी है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही रेगुलर मोड में होती है और बाकायदा आपको यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए आना होता है, ठीक है। तो जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है वैसे ही यहाँ पे है। तो पहला सवाल इग्नू के पीएचडी के वैलिडिटी को लेकर है, ठीक है, वो इनवैलिड है या वैलिड है इस वजह से, ठीक है। तो पहला सवाल यही था, पीएचडी वैलिड है या नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल वो ये है कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, जामिया हो, जेएनयू हो, डीयू हो या फिर इग्नू हो, अगर हम एग्जेम्प्टेड, इग्नू में तो खैर एग्जेम्प्टेड का है ही नहीं ऑप्शन, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में अगर आप एग्जेम्प्टेड में अप्लाई करते हैं तो वहाँ एपीआई का सीन है या नहीं है। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। इसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, नेट, जेआरएफ, एमफिल, पीएचडी, ठीक है। तो एमफिल खैर नहीं है, नेट जेआरएफ तक है, ठीक है। और जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फिर पीएचडी इंक्लूड हो जाता है, रिसर्च पेपर इंक्लूड हो जाता है, पब्लिकेशंस इंक्लूड हो जाते हैं, एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब आप पीएचडी एडमिशन लेने आते हैं तो वहाँ पे आपके यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ तक ही जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो मतलब पॉइंट्स काउंट होते हैं वो इतने ही होते हैं, ठीक है। तो एपीआई का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। हाँ, वो अलग बात है अगर किसी दो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म किया हो और दोनों के ही वेटेज इक्वल बन रहे हैं, तो वहाँ पे उन दोनों को में से किसे चूज़ करना है, इसके लिए एपीआई का सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एपीआई का कोई सीन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो भी मार्क्स होंगे वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ही होंगे। हाँ, नेट और जेआरएफ में 5 और 7 का अंतर है कि वहाँ पे 2 पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं जेआरएफ वालों को, लेकिन जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं इस बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है कि आपके 55% से या फिर फर्स्ट डिवीज़न हो तभी आपका अच्छा मतलब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एपीआई का सीन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एपीआई का सीन है या नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड में आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे सारा मार्क्स डिपेंड करता है। तीसरा सवाल मीडियम को लेकर है, ठीक है। यहाँ पे जो सवाल है ये वो इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है या फिर एनटीए कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इग्नू पीएचडी का एंट्रेंस दिया था तो वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और उसमें जो पेपर 1 आया था वो हिंदी में था और पेपर 2 अपना सब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन जो जामिया का जो पेपर है इग्नू एंट्रेंस का, पीएचडी एंट्रेंस का, उसमें जो पेपर 1 है वो सभी के लिए इंग्लिश मीडियम में ही पूछा जाता है और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, यानी कि जो आपका सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जामिया में ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में आए, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए वो इंग्लिश में ही रहता है, सभी के लिए कॉमन पेपर है तो वो इंग्लिश में ही रहता है। और मुझे एनटीए के सेंस में यही कहना है कि अगर आप हिंदी के अलावा किसी और सब्जेक्ट के हैं तो शायद आपका पेपर इंग्लिश में ही हो, ठीक है, पेपर 1, ठीक है। तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा आप लोग।
और हिंदी का पेपर 1 जो होता है वो इग्नू पीएचडी में वो हिंदी में ही होगा, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट आपका हिंदी में होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बाकी अदर सब्जेक्ट वाले अपना प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे पैटर्न पता चल जाएगा, मीडियम पता चल जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने सिर्फ बता दिया कि जामिया में आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, लेकिन जो एनटीए कंडक्ट करवाती है उसमें आपके सवाल जो है वो हिंदी में रहेंगे, ठीक है। और जो नेट जेआरएफ के भी होते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिले होते हैं, इस वजह से भी कह रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर एनटीए कंडक्ट करवा रही है तो वो आपको हिंदी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे हिंदी के पेपर में। और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए नहीं पता मुझे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। अगला सवाल है कि पीएचडी एडमिशन अगर आप लोगों का हो जाता है तो उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगाने होते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को लेकर हैं तो नॉर्मल ही है, आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। और हाँ, पासिंग सर्टिफिकेट भी आप लोग ज़रूर रखें, जैसे ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है, ठीक है। तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का दोनों का ही रखना है आपको, ठीक है। हालांकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टाइम मिलता है कि आप अपने पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि वो 1 साल बाद आपको मिलता है पासिंग सर्टिफिकेट किसी भी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही डिग्री के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और आधार कार्ड और नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो सिर्फ लगता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उससे रिलेटेड होगा, या फिर आपको पीएचडी का एक ऑफ़र लेटर मिलता है, जैसे मुझे इग्नू में मिला था, मैं इसी वीडियो में शो कर देती हूँ। और जो वो ऑफ़र लेटर होता है वो आपको लगानी होती है, ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने पीएचडी में एनरोल कर लिया है। खासकर जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी मैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जेआरएफ कैंडिडेट के लिए अपने फेलोशिप को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सवाल सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए था कि अगर वो पीएचडी में एनरोल होते हैं तो उन्हें नॉर्मल कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं, ठीक है। तो बस सारे जो मार्कशीट वगैरह हैं और पासिंग सर्टिफिकेट है ये लगते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला सवाल पीएचडी टॉपिक को लेकर है, जिस टॉपिक पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं क्या वही उसी टॉपिक पे आपको काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज़्यादा रिसर्च करते नहीं हो और इंटरव्यू की डेट आ जाती है और आप हड़बड़ाहट में अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हो, बना लेते हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब स्टूडेंट्स क्या करें कि मतलब उसी टॉपिक को आगे लेकर चले पीएचडी के लिए, या फिर टॉपिक चेंज करें, ठीक है। तो आपको टॉपिक चेंज करने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस टॉपिक पे लेके गए हैं उसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करवाया जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टॉपिक पे आप करना चाहते हैं उस टॉपिक की पे या तो रिसर्च हो रखा होता है या फिर उतना वैल्यूएबल ना हो आपके फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जैसे टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनको पता होता है कि किस टॉपिक पे कितना काम हो चुका है और किसको करने से आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। यानी कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सिलेक्शन होने में वहाँ पे। तो इस वजह से प्रोफेसर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अच्छे टॉपिक को लीजिए, बजाय इसके कि आप ऐसे टॉपिक के पीछे जाइए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है प्लस उस पर बहुत सारा काम हो रखा है, ठीक है। तो कभी कभी बिना इंटरेस्ट की चीज़ भी मिलती है पीएचडी रिसर्च के दौरान। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आप अगर अपने टॉपिक पे रिजिड रहना चाहते हैं तो आप उसी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉपिक चेंज होने से, तो टॉपिक चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि अगर आप पहले से कोई चीज़ करके जा रहे हैं, जैसे टॉपिक किसी टॉपिक पे प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो अगर टीचर चेंज करने को कह रहे हैं तो आप उसके विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए। शायद हो सकता है कि वो आपको सही सुझाव दे रहे हों। अगर आपको टॉपिक चेंज करने का मौका दिया जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें अपनी इंटरेस्ट की चीज़ भी ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बेहतर होगा कि मतलब एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। आप प्रोफेसर की बात को भी मना नहीं कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को भी नहीं दबा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ को देखिएगा, ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक का चुनाव करना है अगर आप चेंज करते हैं तो, ठीक है। और ये सवाल एक हो गया। और एक और सवाल पूछा गया था कि इंटरव्यू में 2-3 रिसर्च टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं यानी, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वो आप लोगों का मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट चलेगा, ठीक है। पीएचडी के लिए कह रही हूँ।
इससे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो खैर अलग बात है, लेकिन जो पीएचडी के लिए है मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपको मिलता है, और इस 5 से 7 मिनट में आपको एक ही टॉपिक पे इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको ना मौका मिलने वाला है और ना ये सही तरीका है, क्योंकि मुझे लगता है एक टॉपिक पे आपको अपनी पकड़ बनानी चाहिए और उसी पे इंटरव्यू दीजिए, ठीक। और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके लिए भी ये आसानी होगा कि वो किसी एक टॉपिक पे ही आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भटकाव उनके लिए भी होगा और आपके लिए भी भटकाव होगा, ठीक है। तो उस 7 मिनट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए आप एक ही टॉपिक पे बनाइए और उसी को प्रेजेंट करके जाइए। बाद में आप अपना चाहें तो टॉपिक चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉपिक चेंज हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टॉपिक पर लेके गए हैं उसी पर ही काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो टॉपिक एक ही लेके जाइएगा, ठीक है, आपके लिए भी अच्छा होगा और जो सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। अगला सवाल जो है वो है इग्नू पीएचडी को लेकर, ठीक है। तो इग्नू पीएचडी के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इग्नू में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको अकोमोडेशन चार्जेस जो हैं वो अकोमोडेशन के लिए आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और ना टीचर्स आपको बताएंगे कि कहाँ रहना है, कौन सी जगह अच्छी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के लिए है, तो यहाँ पे पूछा जो जा रहा है वो यही सवाल पूछा जा रहा है कि रहने के लिए चार्जेस कितने लगते हैं। तो ये अगर मैं यही कहूँगी कि जो यहाँ पे है, अगर आप पीजी लेते हैं तो पीजी में वो डिपेंड करता है आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं या डबल रूम लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप फ्लैट लेकर रहना चाहते हैं, तो सबके अलग अलग चार्जेस हैं। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आप आसपास के इलाके में पूछ सकते हैं, तो वहाँ से पता चल जाएगा। और जब इंटरव्यू देने आए तो आप ये काम तभी कर लीजिए ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब आपके लिए रूम ढूंढना ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस वजह से जब आप इंटरव्यू देने आए तो एक बार यहाँ पे लोकल एरिया में आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रहना चाहते हैं और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग ये काम इंटरव्यू वाले दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या बाकी जगह में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इग्नू में ऐसा है कि चाहे आप JRF हो, नेट हो, नॉन नेट हो, सभी के लिए आपको बाहर ही अपनी व्यवस्था करनी होती है, ठीक है। तो इंटरव्यू वाले दिन आप लोग ये काम ज़रूर कीजिएगा। अगर जिन्हें लगता है कि उनको इग्नू पीएचडी में एडमिशन मिल ही जाएगा या फिर उनको इग्नू पीएचडी में ही एडमिशन लेना है, तो वो इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे। और दिल्ली वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो आउटसाइड दिल्ली से आते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है, तो वो ये काम ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये कि इग्नू में हॉलीडेज़ या फिर पीएचडी के दौरान हॉलीडेज़ कितने ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके और गाइड के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है, क्योंकि नेट और नॉन नेट वालों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन JRF कैंडिडेट को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। उन्हें अपनी एब्सेंटी रिपोर्ट देनी होती है, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। हालांकि 1 मंथ है, फिर भी अब वो किस बेसिस पे ये मुझे नहीं पता, लेकिन 1 मंथ है और वो छुट्टी मिलती है JRF कैंडिडेट को। लेकिन नेट एंड नॉन नेट वालों के लिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जब चाहें जा सकते हैं, वो पूरी तरह आपके गाइड और सुपरवाइज़र पर डिपेंड करता है। एक और यही सवाल था कि हॉलीडेज़ कितने ले सकते हैं, तो इसी चीज़ को लेकर है कि ये पूरी तरह आपके और आपके गाइड पर डिपेंड करता है। मुश्किल से 1 मंथ आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पूरी तरह आपके गाइड पर डिपेंड करता है। अब ठीक है, तो ये सवाल नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है वो ये कि वर्किंग आवर्स कितने होते हैं एक दिन में, ठीक है। तो अगर पीएचडी के कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में देखा जाए तो 3 घंटा मैक्सिमम है, ठीक है, और इस 3 घंटे के बीच में आपको लंच ब्रेक भी मिलता है, तो 3 आवर्स मैक्सिमम है पीएचडी के कोर्स वर्क के ड्यूरिंग। बाकी पीएचडी के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं तो कॉलेज लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एडिशनल कोई अदर बाहर की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो वो पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। और गाइड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, आपके गाइड के साथ कितना अच्छी, मतलब आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है अपने गाइड के साथ, तो उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ी रिलैक्सेशन वहाँ भी मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मुश्किल से 3-4 घंटे आपको मिनिमम वहाँ पे स्पेंड करना होगा, अगर फ्लेक्सिबल हुए तो, ठीक है। और कॉलेज लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरी तरह गाइड और सुपरवाइज़र पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सवाल भी उन्हीं पर डिपेंड करता है। अगला सवाल जो है वो सुपरवाइज़र कब अलॉट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट,
तो सुपरवाइज़र कब अलर्ट होते हैं, इसके लिए सवाल एक और लर्नर ने पूछा था। उसका सवाल जवाब यही है कि अगर आपका एमफिल हो चुका है, ठीक है, तो एमफिल वालों के अगर हो जाता है तो उनके साथ ये होती है, उनका कोर्स वर्क हो चुका होता है, ठीक है, तो उन्हें कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता है। इस वजह से उनका एडमिशन जैसे ही हो जाता है एमफिल वाले स्टूडेंट्स का, तो उनको तभी गाइड अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। इग्नू की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का कोर्स वर्क नहीं होता उनको गाइड जो हैं वो एग्ज़ाम के बाद ही होते हैं, यानी कि कोर्स वर्क के एग्ज़ाम के बाद ही होते हैं, ठीक है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम ही आपको गाइड अलॉट कर दिए जाते हैं। तो दोनों ही तरीका ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले ही गाइड अलॉट कर दिए जाते हैं तो आप उन्हें जान नहीं पाते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, यानी कि 6 मंथ काफ़ी होते हैं किसी को जानने के लिए कि हाँ आप किसके साथ फ्लेक्सिबल है काम करने के लिए, तो दोनों ही तरीका अच्छा है। और इसमें यही है कि अगर आपको पहले गाइड मिल जाते हैं तो आप जो वो 6 मंथ का टाइम है वो उसमें भी आप रिसर्च के कुछ काम, आप अपना जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें आप कुछ उससे काम कर सकते हो, ठीक है, अपने गाइड से बात करके। लेकिन अगर आपका गाइड अलॉट नहीं होता है कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में, तो आपका जो ये 6 मंथ होता है वो रिसर्च टॉपिक पे काम ना होकर आपके सिर्फ कोर्स वर्क पे ही आप फोकस्ड रहते हो, ठीक है। तो दोनों में कमी भी है और अच्छाई भी है, ठीक है। तो एमफिल वालों को एडमिशन के तुरंत बाद ही मिल जाता है इग्नू में, और जो पीएचडी कोर्स वर्क जो करते हैं, ठीक है, जिनका एमफिल नहीं है उनको कोर्स वर्क के बाद अलॉट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम में हो जाता है, ठीक है, इग्नू में बाद में होता है। एक सवाल है, इग्नू के कोर्स वर्क के बाद अटेंडेंस रेगुलर लगते हैं या नहीं, ठीक है। तो कोर्स वर्क के टाइम तो आपको फुल अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, चाहे वो नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, चाहे नॉन नेट हो, ठीक है। और इसके बाद जो है वो वही बात हो जाती है कि जो जेआरएफ का, जो मैंने पहले बताया कि उन्हें एब्सेंटी रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है, तो इसलिए उनका अटेंडेंस होना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू नेट और नॉन नेट वालों के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनका नहीं अटेंडेंस लगता है, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन जेआरएफ कैंडिडेट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ आपको एब्सेंटी रिपोर्ट लगानी होती है, तो इस वजह से उनको थोड़ा रेगुलर रहना पड़ता है। और जब आपके गाइड बुलाएंगे तभी आपको आना होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको हर दिन ही यूनिवर्सिटी जाना हो। तो इग्नू पीएचडी में या फिर किसी भी पीएचडी एडमिशन होने के बाद अगर आपके अटेंडेंस और आपके हॉलीडेज़ जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके गाइड के ऊपर, सुपरवाइज़र के ऊपर, ठीक है। एक एडिशनल सवाल जो है वो मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं उनके लिए यही है कि पहले जब मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था कौन सा नियरेस्ट स्टेशन है इग्नू आने के लिए। तो साकेत नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इग्नू के लिए आने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वहाँ से मैदानगढ़ी के लिए ऑटो लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नू के लिए एक मेट्रो स्टेशन अभी बन रहा है, ठीक है। जब मेट्रो स्टेशन बन जाएगा तो फिर सबके लिए राहत हो जाएगी, लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो साकेत है, ठीक है। मैंने सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया है और शायद आप लोग इससे सेटिस्फाइड भी हो जाएं। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं आपके मन में तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। पीएचडी से रिलेटेड और भी जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट्स को मैं एक साथ फिर से एक नए वीडियो में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी कोर्स वर्क से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर जो सवाल हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी सवाल हैं, अगर और कोई सवाल है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।